हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग अपनी स्टडी कर रहे हो। सो लास्ट की वीडियो में हमने रदरफोर्ड्स की गलतियाँ गिनवाई थी आपको, है ना, गलती गिनवाई थी। अब पढ़ेंगे हम बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल की क्या होता है। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को देखते हुए बोर्ड ने क्या कहा, बोर्ड ने क्या किया, एटॉमिक मॉडल टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा एमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम, इट इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स। अब मैंने आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रा बताया था, है ना, हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रल सीरीज का जिक्र किया था मैंने, उसको देखते हैं थोड़ा सा। बोर्ड जी ने क्या क्या बताया था। पहला तो उन्होंने दिया न्यूक्लियर कंसेप्ट। न्यूक्लियर कंसेप्ट क्या है, अरे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, जैसे कि जो है प्लानिट सन की ओर। तो इस मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वहाँ पे कौन सी फोर्स प्रोड्यूस होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस होती है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा प्रोवाइड की जाती है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा प्रोवाइड की जाती है। क्वांटम कंडीशन क्या है, एन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन दोज ऑर्बिट्स हुज एंगुलर मोमेंटम। अब याद रखना, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा जिनका एंगुलर मोमेंटम L इजिकल टू NH/2 होगा। ये फॉर्मूला याद रखना, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला L इजिकल टू NH/2, जहाँ पे H आपका प्लांक कांस्टेंट हो गया, N क्या हो गया आपका नंबर 1 2 3 4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो उन्हीं में चक्कर लगाएगा, उन्हीं ऑर्बिट्स में जिनका एंगुलर मोमेंटम L इजिकल टू NH/2 होगा। स्टेशनरी ऑर्बिट्स, वाई रिवॉल्विंग परमिसिबल ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स में घूमते हुए एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी, एनर्जी को रेडिएट नहीं करेंगे। दीज ऑन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ऐसे ऑर्बिट्स को स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोलेंगे जहाँ पे घूमते हुए इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज नहीं करेंगे। जिन स्पेशल ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज नहीं करेंगे, ऐसे ऑर्बिट्स को आप लोग स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहेंगे कि भाई वहाँ नहीं थकेंगे वे, एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे, है ना। फ्रीक्वेंसी कंडीशन, एन एटम रेडिएट्स एनर्जी ओनली व्हेन, एक एटम एनर्जी को तभी रेडिएट करता है जब इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ हायर एनर्जी टू अनदर स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ लोअर एनर्जी। जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में वो जाता है तब एनर्जी आपकी लूज होती है, ठीक है। अगर वो उस पार्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, कहीं जंप नहीं कर रहा, किसी के घर नहीं जा रहा, तो वो जो है एनर्जी लूज होती है, नहीं होती वहाँ पे, ठीक है ना। और जहाँ वो दूसरे के घर जाता है, यानी कि एक हायर एनर्जी से दूसरी लोअर एनर्जी स्टेट में प्रवेश करता है, तो वहाँ पे उसका क्या होता है, वहाँ जंप करने से उसकी एनर्जी लूज होती है। इजिकल टू E2 - E1 से फाइंड कर सकते हैं अगर आपको किसी की एनर्जी फाइंड करनी है किसी एटम की। रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की रेडियस की बात कर लेते हैं। द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। जो न्यूक्लियस के और इलेक्ट्रॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो देख लेते हैं mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स है, और ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी kZe²/r², दोनों को इक्वल रख दिया मैंने, ठीक है। तो mv² की वैल्यू निकाली, kZe²/r इक्वेशन फर्स्ट, r की वैल्यू यहाँ से निकाली, यहाँ से ही मैंने r की वैल्यू निकाली, kZe²/mv² इक्वेशन नंबर 2। बोर की क्वांटाइजेशन कंडीशन एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या थी कि उन्हीं ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा जिनका एंगुलर मोमेंटम L इजिकल टू NH/2 होगा, ठीक है। तो r की वैल्यू NH/2 mv, क्योंकि mvr एंगुलर मोमेंटम mvr के भी तो बराबर होता है ना। तो वहाँ मैंने कंडीशन रख दी NH/2 इंटू mv, इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से हमने क्या किया, kZe²/mv², ये हो गया, और NH/2 mv फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है।
इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के इक्वल रख दिया मैंने, तो v की वैल्यू निकाली, यहाँ से कितनी निकली 2πkZe²/NH, इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब v की वैल्यू थर्ड में पुट करूँ, अब ये जो मैंने निकाला इसकी वैल्यू इसमें पुट करूँ, R=NH/2πm इंटू NH/2πkZe², क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, इनकी r की वैल्यू निकल आई, ये मेरी इक्वेशन 5 बन गई। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट आपको ये डेरिवेशन प्रैक्टिस करना है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात कर लेते हैं। इट इंक्लूड्स द इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू चार्जेस। दो चार्जेस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, और पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो सब हम डिस्कशन करेंगे यहाँ। मुझे नहीं पता कौन सा ऑर्बिट है, उस n ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, 12mv² k=12mv², जो कि kZe²/2r है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, किसी n ऑर्बिट में पोटेंशियल एनर्जी की क्या होगी इसकी, Pe=kq1q2/r। तो k इंटू Q1 पे चार्ज Ze था और Q2 पे चार्ज मेरा E है, तो अपॉन R मल्टीप्लाई कर दो -kZe²/r। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, एक पे नेगेटिव चार्ज है, इनमें से एक पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है, वैसे भी पोटेंशियल एनर्जी भी बन रही है वहाँ पे। ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में कितनी होगी, En दोनों का सम, Ke का और Pe का, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम, En kZe²/2r इसको शॉर्ट आउट करके 2 मतलब kZe²/2r बना, इज इक्वल टू -kZe² इंटू यूजिंग इक्वेशन 5, पाँचवीं इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए, ये R=n²h² 4π²mkZe²। ठीक है, तो En=2, ये रख दिया हमने मान यहाँ, और इसको शॉर्ट आउट कर दिया आपस में, एलसीएम वेल्सियम लेके। भाई ये तो देखो आपको करना पड़ेगा, अब 12th में भी समझाना पड़ेगा बेटा, इसकी इसमें गुना करो, इसकी इसमें, छोटे बच्चे थोड़ी ना हो, ये तो आपका डेरिवेशन हो गया। ठीक है, ये निकल के आई क्वेश्चन नंबर 6। एटॉमिक स्पेक्ट्रा, देखो मेरा कोई एटॉमिक गैस है, ये मेरी जी नाम की कोई एटॉमिक गैस है। ठीक है, इसमें से अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट पास कराऊंगा ना, तो ये कुछ वेवलेंथ को शो करेगा, अलग अलग तरीके की कुछ वेवलेंथ को शो करेगा ये स्क्रीन पे। तो उन कलर्स को, उन वेवलेंथ को हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आपके सामने पढ़ लीजिएगा। एमिशन स्पेक्ट्रा, देखिए जब भी किसी एटम पर आप कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं ना, तो उस एटम के जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पड़ने से उन इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ जाती है, जिसके कारण वे लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी लेवल तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, उनकी स्टेबिलिटी टूट जाती है। अभी तक तो वो स्टेबल थे, लेकिन जैसे ही एटम पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पड़ा, इलेक्ट्रॉन ने क्या करना चालू कर दिया, मूव करना चालू कर दिया लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक। ठीक है, चलिए बाकी आप इस पूरी डेफिनेशन को पढ़ लीजिएगा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, वेन एवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्टेड विद द एटम, जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एटम पर पड़ेगी, इफ़ देयर इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड लेवल, अगर उनके इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल में होंगे तो जंप टू एन इमीडिएट हायर एनर्जी लेवल, एब्जॉर्बिंग एनर्जी विल रिजल्ट इन ए कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम विद डार्क लाइन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पड़ते ही वे ग्राउंड लेवल यानी कि लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक चले जाएंगे। ठीक है, जो कि क्या शो करेगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम विद डार्क लाइन्स। ठीक है, विच इज़ नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। जैसे कि हमने इस प्रिज्म से सनलाइट पास की, और सनलाइट पास करते ही वो डिफरेंट कलर्स में विबग्योर में वो डिवाइड हो गई। ठीक है, इसी तरीके के सम एग्जांपल्स हैं, या आप इनको एक बार देख लीजिएगा, है ना। स्पेक्ट्रल सीरीज़ ऑफ हाइड्रोजन एटम की जो स्पेक्ट्रल सीरीज़ है वो मैंने आपको बताई थी। जैसे कि स्पेक्ट्रल सीरीज इसकी होती है भाई
अभी अभी ये मैंने स्पेक्ट्रल सीरीज आपको बताई, स्पेक्ट्रा बताया, उसी प्रकार हाइड्रोजन एटम का भी, हाइड्रोजन एटम पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पड़ने पर इलेक्ट्रॉन के साथ वैसा ही बिहेवियर होता है ना, वो भी कुछ स्पेक्ट्रम शो करने लग जाते हैं, है ना। लोअर एनर्जी से हायर लेवल एनर्जी लेवल में जाते हैं, तो वो होती है स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। En की वैल्यू -2π²k²mz²e⁴ h², ठीक है। E=E2 - E1 इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पुट किया हमने hc/λ, एनर्जी hc/λ, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर पे चलेगा, उसको इसके इक्वल रख दिया हमने, ये तो था ही हमारे, है ना, n²। अब जो ये n² है कुछ अलग तरीके से बिहेव करेगा, है ना, -1/n²। ये n हमारे यहाँ काम आया क्योंकि वो n1 स्टेट में है, n2 स्टेट में है, n1 ऑर्बिट में है, n2 ऑर्बिट में है, या n1 किसी उसमें है या n2 किसी उसमें है, तो वो हमें n डिवाइड होना चाहिए, n डिवाइड होगा वहाँ पे, तो -1/n², -1/n1²। ये इधर पहुंचा 1/λ 2π²k²mz²e⁴/ch², तो माइनस माइनस प्लस 1/n1² माइनस 1/n2², क्योंकि एक पॉजिटिव में होगा एक निगेटिव में होगा n का वैल्यू। ये जो होगा ये हमारा रिडबर्ग कांस्टेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिडबर्ग कांस्टेंट। अगर रिडबर्ग कांस्टेंट के बारे में 1 या 2 नंबर में लिखने का, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख देना, खत्म, ठीक है। आर की वैल्यू 1.097 × 10⁻⁷ मीटर, और जो कि 1/λ इज शॉर्ट में लिख दो, ये रिडबर्ग कांस्टेंट है, तो 1/λ = r × 1/n1² माइनस 1/n2², इसको कर दो, ठीक है। एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एनर्जी लेवल्स की बात कर लेते हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट, जब इलेक्ट्रॉन जाता है हायर स्टेट से n1 ऑर्बिट में, तो वो होगी मेरी लाइमन सीरीज, और वो लाइमन सीरीज क्या शो करेगी? यूवी रीजन, यूवी लाइट, है ना। हायर स्टेट से n2 में जाएगा, n2 सीरीज में, n2 में जाएगा ऑर्बिट में, तो बामर सीरीज जो कि विजिबल के नाम से जानी जाती है। हायर स्टेट टू n3 में जाएगा तो पास्चन सीरीज इंफ्रारेड वेव्स को शो करेगी, इंफ्रारेड रीजन को शो करेगी। हायर स्टेट से n4 ऑर्बिट में तो ब्रैकेट सीरीज, ठीक है, इंफ्रारेड। हायर स्टेट से n5 ऑर्बिट में तो पी फंड सीरीज इंफ्रारेड रेडिएशन शो करेगी। ये हमारे याद हैं आपके, बट जैसे हमारे याद हैं ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। मैंने आंख बंद करके बताया आपको ये सब चीज़ें ठीक है, आपको लर्न करनी पड़ेगी ये चीज़ें। चलिए, बोर्स थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस भी होंगी भाई, फिर जैसे कि आपके उनकी थी रदरफोर्ड्स भाई साहब। दिस थ्योरी इज़ ओनली वैलिड फॉर हाइड्रोजन लाइक सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम, केवल उन्हीं पे अप्लाई होती है जैसे कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम है, ठीक है, तो केवल हाइड्रोजन जैसे एटम्स के लिए ही अप्लाई होती है, ठीक है। इट डज नॉट एक्सप्लेन रीजन बिहाइंड सर्कुलर ऑर्बिट्स वाइल इलिप्टिकल ऑर्बिट्स आर ऑल्सो पॉसिबल। ये इनके पीछे का कारण नहीं बता पाए, जो सर्कुलर ऑर्बिट्स वाइल इलिप्टिकल ऑर्बिट्स आर ऑल्सो पॉसिबल, कि जो आपके सर्कुलर ऑर्बिट वाला सीन है और इलिप्टिकल ऑर्बिट वाला सीन है, इन दोनों वर्ड्स को याद रखना। सर्कुलर ऑर्बिट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सर्कुलरली चक्कर लगा रहे हैं, और एक इलेप्टिकली ऑर्बिट, इनका केस नहीं एक्सप्लेन कर पाए वो, ठीक है। एज इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो एग्जिट वेव प्रॉपर्टीज ऑल्सो, इलेक्ट्रॉन जो है वेव प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। सो ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी एग्जैक्टली डिफाइंड इन वेव थ्योरी। इलेक्ट्रॉन तो वेव थ्योरी में डिफाइन नहीं किए जा सकते, जबकि इलेक्ट्रॉन वेव प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, बट इलेक्ट्रॉन की वे जो है वेव थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाए। वेव थ्योरी में जो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट है उनको नहीं एक्सप्लेन कर पाए इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट को, ठीक है। इट डज नॉट टेल अबाउट रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ वेरियस स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रल लाइंस की जो इंटेंसिटी थी, इंटेंसिटी ऑफ वेरियस स्पेक्ट्रल सीरीज, अलग अलग तरीके की जो स्पेक्ट्रल सीरीज थी उनकी इंटेंसिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए।
इट ओनली प्रिडिक्ट्स अबाउट फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइन्स, केवल जो लाइन्स बन रही थी वहाँ पे उनकी फ्रीक्वेंसी के बारे में ही वो डिस्कशन था। ठीक है। एक्साइटेशन एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एन एक्साइटेड स्टेट, ए स्टेट ऑफ हायर एनर्जी। लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन को जाने में जो एनर्जी लगी उसको बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है। लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन को जाने में जो एनर्जी लगी वहाँ पे, उस एनर्जी को एक्साइटेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है ना। En इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एन स्क्वायर। E1 अगर n की वैल्यू E1 है तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 1 का स्क्वायर, तो E1 की वैल्यू निकलेगी मेरी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर E2 की बात हो, अगर N2 की बात हो और भी 2 की बात हो तो -13.6 अपॉन 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर बात हो तीसरे ऑर्बिट की तो -13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो ऊपर की वैल्यू है वो कांस्टेंट है, बदलेगा केवल n, और उसको आपको उसके स्क्वायर से उसको डिवाइड देना है। ठीक है ना। ये आपकी अलग अलग तरीके की एक्साइटेशन एनर्जीज आ जाती हैं। ठीक है। एक्साइटेशन पोटेंशियल, देखो जिस एनर्जी की हमें आवश्यकता पड़ी थी लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाने के लिए, वो मेरी एक्साइटेशन एनर्जी थी। अब जिस पोटेंशियल की आवश्यकता पड़ेगी, केवल 2 का डिफरेंस है, एक तो एनर्जी का, एक पोटेंशियल का। अब जिस पोटेंशियल की आवश्यकता पड़ेगी हमें लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाने के लिए, उस पोटेंशियल को हमने एक्साइटेशन पोटेंशियल नाम दे दिया। ठीक है। अगर 1 से इन्फिनिटी में जाना है तो +13.6 E2 माइनस E1 तो 3.4 -13.6, तो दोनों को ऐड किया 10.2 वोल्ट निकल गया। भाई E1 तो मेरा फिक्स था ना, E1 की वैल्यू 13.6, ये तो फिक्स है ना, मेरी E1 की वैल्यू आया याद कुछ? E1 की वैल्यू तो फिक्स है ना। तो E2 माइनस E1 एक्साइटेशन पोटेंशियल अगर निकालने के लिए बोले, मेरे 4 नाक बंद करके E2 माइनस E1 लगा दें, E2 चेंज नहीं होगा, E1 आपका सेम रहेगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो माइनस इंटू -13.6 माइनस प्लस 10.2 वोल्ट आंसर। आयनाइजेशन पोटेंशियल केवल हिंदी में लिख रखा है मैंने, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आप करना, आपको समझाने के लिए मैंने इसको लैंग्वेज को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया। देखो, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को हमेशा के लिए बाहर निकालने के लिए, यानी कि उसको आयन बनाने के लिए जिस पोटेंशियल या जिस एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे हम आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। E∞ माइनस E1, इन्फिनिटी की वैल्यू 0 माइनस E1 का वैल्यू मेरा फिक्स है ये रहा, तो 13.6 माइनस प्लस तो 13.6 वोल्ट आंसर आएगा। ठीक है। तो ये आपका था एटम्स। और कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, और इसके रिगार्डिंग कोई भी टॉपिक रह गया हो तो आप मुझे एक बार फिर से कमेंट में बता दीजिएगा। बाकी मैंने अपनी तरफ से कंप्लीट डिटेल्ड 1 शॉट देने की कोशिश की है, 2 पार्ट्स में, है ना, 2 पार्ट्स में। इसके लिए आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को मेरा फॉलो कर सकते हैं, है ना, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा लिंक। थैंक यू।